नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहे होंगे अभी तक। आज आप लोगों के लिए मैं ग्रामर में ही उपपद विभक्ति जो कारक से ही रिलेटेड है उसके विषय में कुछ टॉपिक या कुछ चर्चा लेकर के आया हूं, जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे के साथ इस सब्जेक्ट को समझने की अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहले देखिए, उपपद विभक्ति बनता किससे है और उसमें कैसे कौन कौन से तत्व हैं जिनको देख करके हमको ये लगता है कि हाँ, यह उपपद विभक्ति के लिए एक सटीक उदाहरण है। देखिए, उपपद विभक्ति में दो चीजें प्रमुख हैं। पहला है कारक और दूसरा है विभक्ति। जैसा कि आप उपपद और विभक्ति इन दो शब्दों के अंदर आप विभक्ति शब्द को भी देख रहे हैं और कारक शब्द भी इसी से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है। आइए देखते हैं कारक है क्या, कारक कहते किसे हैं। आप जानते हैं कि कारक ग्रामर में जब हम वाक्य निर्माण करते हैं, जब हम सेंटेंस में बनाते हैं, तब उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। देखिए, कारक के अंदर क्या है, कारक की परिभाषा क्या है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का सीधा संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, 3-4 शब्द इसमें ऐसे हैं जो हमें कारक के विषय बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। पहला शब्द है जो कि संज्ञा। संज्ञा यानी नाम, स्थान या वस्तु का ऐसा नाम जिसके बारे में हम, जिससे उसके विषय में हम उसे अच्छी तरह से जान सकते हैं। सबसे पहली बात कि संज्ञा है क्या। संज्ञा किसी वस्तु, नाम या स्थान के लिए जो भी सूचक शब्द हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा सर्वनाम। सर्वनाम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं, हम उनको सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो पूरा वाक्य क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का सीधा संबंध जाना जाता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा हो या सर्वनाम हो और उनके संबंध से या उनके रूप से हमें सीधा क्रिया के साथ जिसका संबंध जान पड़ता है। जैसे राम, ये क्या है? संज्ञा है। सीधे सीधे आप देखिए, राम एक संज्ञा है। अब मैं एक वाक्य बनाता हूं कि राम खाना खाता है। राम का खाने के साथ सीधा संबंध क्या है? कि वो खाना खा रहा है। तो राम खाना खाता है, तो खाने के साथ उसका सीधा संबंध है। तो क्या हुआ? राम का सीधा संबंध हुआ, इसलिए वह क्या हो गया? वह कारक पता चल गया कि वह क्या है? वह कारक है। अब देखते हैं अगला, विभक्ति क्या है। विभक्ति कारकों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। अब देखिए, कारक के चिन्ह आप लोगों को मैंने रचनानुवाद कॉमेडी की क्लास में पढ़ाया था कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, इसमें जो चिन्ह आ रहे हैं, ने, से, पर, इस तरह के जो भी शब्द हैं, जो भी चिन्ह हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कारक के चिन्ह कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया। अब राम के साथ ने का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जब हम कारक के विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो कर्ता ने, राम ने, इसलिए ने का प्रयोग सीधा उसके मूल शब्द के साथ, मूल शब्द क्या है? राम है, तो राम के साथ ही वह चिन्ह जुड़ जाता है और वह कर्ता में प्रथमा विभक्ति के रूप में जब वह बनता है तो क्या बन जाता है? रामः। इसी को कहते हैं विभक्ति का चिन्ह। ठीक है, तो कारकों के जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, कारकों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। और संस्कृत में विभक्तियां मूल शब्द के साथ जुड़कर अर्थ को प्रकट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि राम शब्द मूल शब्द है और विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। तो राम ने जब ये जुड़ जाता है विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में, तो क्या बन जाता है? रामः। इस तरह का शब्द निर्माण होता है। ये तो हो गया कारक और विभक्ति।
अब इसके आगे हम प्रतिदिन एक एक दो दो या जिस तरह से हमारे पास समय रहेगा, हम उसके हिसाब से हम विभक्तियों के उन चिन्हों के साथ उन वाक्यों का प्रयोग करेंगे और समझेंगे कि उपपद विभक्तियां अलग अलग विभक्तियों में किस तरह से प्रयोग में ली जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इतनी सी चीज आपको समझ में आई होगी। इसके लिए आगे और कक्षाओं में हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।